अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़य्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ साराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने बड़ी खबरों को, अहम खबरों को किस तरह डिस्प्ले दिया, एक नज़र देखते हैं। वजीर आजम का इंतशार फैलाने वालों को तरक्की से शिकस्त देने का ऐलान। FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफा। वजीर आजम के आर्मी चीफ के साथ दौरा नौशकी को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर डिस्प्ले किया। रोजनामा जंग की सुर्खी वजीर आजम के नौशकी में खिताब से मुतालिक है। दुश्मन पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, दहशत गर्दों को फंडिंग हो रही है, इनको तरक्की से शिकस्त देंगे, फौज पर फख्र और एतमाद है। वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम का FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान को रोजनामा नई बात ने नुमाया तौर पर शाया किया। FC रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफा। बहादुर अफवाज पर फख्र, दहशतगर्द कभी कामयाब नहीं हो सकते, बलूचिस्तान में इतनी तरक्की करेंगे, इंतशार फैलाने वालों की कोई बात नहीं सुनेगा, वजीर आजम इमरान खान। इसी खबर को रोजनामा पाकिस्तान ने कुछ इस अंदाज से पेश किया। FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। तवक्को है मसला कश्मीर बातचीत से हल कर लेंगे, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी इसी खबर को हाईलाइट किया। हमला पसपा करने वाले जवानों को खिराजे तहसीन, बलूचिस्तान को इतनी तरक्की देंगे कि दहशत गर्दों की कोई नहीं सुनेगा, वजीर आजम इमरान खान। FC रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। वजीर आजम आर्मी चीफ का दौरा नौशकी। रोजनामा नवाई वक्त की सुर्खी के अल्फाज हैं। आर्मी चीफ के साथ दौरा नौशकी। FC रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफा। उम्मीद है मसला कश्मीर मुज़ाकरात से हल कर लेंगे, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा दुनिया की सुर्खी भी इसी खबर से मुतालिक है। CPEC का दूसरा मरहला, बलूचिस्तान तरजीह सूबे को इतनी तरक्की देंगे कि इंतशार फैलाने वालों की कोई बात नहीं सुनेगा, वजीर आजम। FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। रोजनामा खबरें ने सियासी मुलाकातों को अहमियत दी। हुकूमत के इत्तेहादी कल भी साथ थे, आइंदा भी साथ रहेंगे, सारे चोर चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वफाकी वज़रा। इंग्लिश अखबार द न्यूज़ की टॉप स्टोरी है, एनिमी आउट टू ब्रेक अप पाकिस्तान सेज PM। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, PM विजिट्स नौशकी टू बूस्ट ट्रूप्स मोरल। द नेशन की मेन स्टोरी है, PM चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विजिट बलूचिस्तान नौशकी डेज आफ्टर ट्रूप्स रिपल्स अटैक्स। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, 15% रेज इन सैलरीज ऑफ FC एंड रेंजर्स ऑफिसर्स पर्सनल। डॉन अखबार ने भी इसी खबर को फ्रंट पेज पे कवरेज दी। PM अनाउंसेस 15% इंक्रीज इन सिक्योरिटी फोर्सेस सैलरी। अब एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। इस्तीफों, धरनों और एहतजाजी तहरीक के बाद अदम एतमाद का शोशा भी नाकाम हो गया। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा, मिलकर शिकस्त देंगे, वजीर आजम इमरान खान। PDM का एक और इजलास बराए इजलास। वजीर आजम की अवामी राब्ता मुहिम, 4 बड़े जलसों का शेड्यूल तैयार। भारत में नरेंद्र मोदी की मुस्लिम दुश्मनी के खिलाफ मुसलमान तालबा डट गई। और आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ का इदारिया इंडिया अंडर मोदी भी इसी हवाले से है, जबकि आज हम अपने प्रोग्राम में रोज़नामा दुनिया में हबीब अकरम साहब का कालम है, हमारी सहाफ़त, हमारी सियासत डिस्कस करेंगे और टॉप ट्रेंड पे बात करेंगे कि टॉप ट्रेंड आज का क्या रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। सलमान साहब बैक टू स्पिरिट आ गए अपनी। हाँ जी, काफ़ी बेहतर हैं और इनकी आवाज़ के बीमारी अंदर होती है 2-3 दिन तो लेती है, 2-3 दिन लेती है, लेकिन अभी आज मैं बहुत बेहतर हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपको हमेशा तंदुरुस्त Thank you. तवाना सब रखे। और आप हमें देख के चावल खिलाएं। और हम सब दोस्तों को जो है ना अल्लाह ताला सेहत दे, सलामती हाँ, दे। देख के चावल समझते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन ये कि इस बीमारी का एक फ़ायदा हुआ कि आपकी आवाज़ में ना एक खनक पैदा हो गई है, ठीक है ना। आप ये ना कहेंगे कि बीमारी रहे आपके पास ही। नहीं ना रहे, लेकिन ये वाला पॉजिटिव असर रहे तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मुझे यार देगी चावलों की बात आपको उड़ा दी आप। मैं क्या ये जरा इनका साहब जो है ना अपने गांव से आए हैं। हाँ जी। और ये कल 2-3 घंटे वहाँ धूप में ना गांव में बैठ के इनको लगा कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है। हाँ माशाल्लाह। मैं वहाँ से बता रहा था सलमान को कि मैं धूप में भी बैठा हूँ और वापसी पर मैं
वहाँ कुछ शिकार भी लेकर आया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो हमारे एरिया में एक दुकान है जहाँ से हर किस्म का शिकार मिलता है। अब आप पूछ लें कि दावत तो कब देनी है? वहाँ हिरन का शिकार, फिर तितर, बटेर, ये जो तीन और मरगाबी, मग, ये सारी चीजें मैं इकट्ठी करके ये लाया जो हूँ। 3-4 आपने शॉपर बनाई है, प्रोग्राम के बाद देने आपने हमें, ये तैयार करके देंगे आप। या ये उस गुड़ की तरह ही है जो हम तक पहुंचना है गुड़ भी कभी? तैयार हो रहा है। ये गुड़ में मिठास डालनी है, गुड़ आ गया है, गुड़ आ उससे गया है। मिठास डालनी है बस। हाँ, इन्होंने कहा कि बंदा गुड़ ना दे, गुड़ किसी बात कर दे, कम से कम चलो इतना ही है। लेकिन कल का जो दिन था, मैं अपने न्यूज़ रूम में बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तमाम सियासतदान जो है ना, उनको किसी ने कोई इंजेक्शन लगा दिया है और वो हर सियासतदान भाग रहा है मुसलसल, और वो पता चल रहा था जी वो उससे मिलना चाह रहा है, वो उससे मिलना चाह रहा है, उससे मिलना चाह रहा है। शिवगी क्या चल रहा है ये? फिर पहले आया था जी इस्तीफे आएंगे, फिर आया धरने आएंगे, फिर आया एहतजाजी तहरीक, अब एक नया शोशा आदम एतमाद का आगे। ये हो क्या रहा है? ये क्या चल रही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि अपोजिशन जो है ना फैसलाबाद के घंटा घर के गिर्द घूम रही है। वो उसके देखे ना, उसके इतने मदार हैं और उनका कोई रुख पता नहीं चलता। सही। हर एक को ना इस गोल चक्कर घूम रहे हैं और हर एक को लगता है कि ये रास्ता मेरा, ये बाजार मेरा है। उसके बाद 8 बाजार हैं, तो भाई अल्लाह के बंदो, आप अपनी एक सिम तय करो। हर कोई मुख्तलिफ बोली बोल रहा है और हर कोई कह रहा है कि हम एक हैं, हम एक हैं। अब देखें ना, ये तो आग और पानी का मिलाप है ना। MQM, आपको पता है MQM क्या ख्यालात थे नवाज शरीफ के, इनके बारे में, इनके क्या ख्यालात थे। फिर चौधरी परवेज़ लाई, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह परवेज़ लाई को शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैंने उनसे मिलना है, यानी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैंने परवेज़ लाई से मिलना है। ये भी एक अजूबा है। फिर आप देखेंगे जो अपना ये कह रहे हैं मैं GDA से मिलना है, यानी अपना घर दुरुस्त नहीं है, अपना घर दुरुस्त नहीं है, अपना जो उनके अपने स्ट्रेंथ है वो पूरी नहीं है, और कह रहे हैं कि हमने जनाब अपना आग बाहर से लेनी। पहले आप अपना घर तो दुरुस्त करें, अपनी आप जो पॉलिसी, अपनी कोई गाइडलाइन, अपना कोई किबला दुरुस्त करें कि आपने करना क्या है। अब ये ना बस एक किस्म का हिजान पैदा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अपने पल्ले कुछ नहीं है। अब जरदारी साहब तो अब देख लें, अब क्या हम बात कर कर थक चुके हैं, लेकिन वो नहीं थकते ना। पहले अपना गिरबान में झांके कि आप कल क्या कहते थे कि ये नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क है, और वो कहते थे कि अपना ये काबिल एतबार नहीं है, इसको डिस्कार्ड करो। मुस्लिम लीग यूनियन की जो फ्रंट रो है ना, जो फ्रंट रो 15-20 मेंबरान जो है, जिसमें एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ वगैरह वगैरह हैं, वो तो कहते हैं ये तो मुल्क दुश्मन थी पीपल्स पार्टी। और आसिफ जरदारी साहब ने कोई पुरानी बात नहीं है, 2 माह पहले उन्होंने कहा ये तो अपना ये तो पाकिस्तान के हक में ही नहीं है, और अगर ज़्यादा उनको शौक है तहरीक चलाने का तो वो पाकिस्तान आए, जिस पे बड़ा शोर उठा के मियाँ साहब अपना मारे हम खाएं और आप वहाँ पे बैठ के तहरीक चलाएं। आप जहाँ आएँ, जहाँ आके बिस्मिल्लाह करें, हमारा साथ दें। यानी वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, बस आनियाँ जानियाँ। फिर आप देखें बड़ा शो था अपना उसका, आपकी CEC का, मुस्लिम लीग नून की, कि ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या नतीजा निकला, क्या खबर आई उसमें? खालिद साहब ने 2 दिन पहले उस पर पॉइंट आउट किया था कि PTI की CEC उसका सारी ब्रीफिंग आई, क्या उन्होंने क्या नहीं किया। और ये अब तक आप मुझे बताएं ना कि हम इतनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, सारा सलमान और मैं अखबार एक एक चीज़ देखते हैं, हमें उसकी कोई रब नहीं नज़र आई कि उन्होंने क्या, उनका आउटकम क्या था। यानी वो इनडिसाइसिव है, तमाम मीडिया लिख चुका है इनडिसाइसिव है। लेकिन एक किस्म की हैजानी कैफियत पैदा करना पोजीशन का काम ही है ना। जब कोई ना उन्हें कोई इशू ना मिले तो फिर वो इशू बनाने के लिए इस तरह के वो शोशे जोड़ते हैं। बिल्कुल तो ये शोशा और ये शोशे के साथ ख़त्म हो जाएगा ना। इनका धरना कहाँ गया, इनके इस्तीफे कहाँ गए, इनका एहतजाजी तहरीक कहाँ गई, अब आ गए इस पर। ये भी एक एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड तक इंतजार करने क्या होता है। ये आवाम को बस 21वां ड्रामा दिखा रहे हैं। हर ड्रामे में नई कहानी होती है, कोई तसलसल नहीं होता। ठीक, जो पीछे वो कर चुके होते हैं आगे भूल जाता, जो आगे तय करना होता है वो पीछे से नहीं महल खाता। तो ये करना है तमाशा। अंदिलीप अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम बात कर रहे हैं कि अपोजिशन शुरू हुई इस्तीफ़ों से, धरनों तक गई, फिर एहतजाजी तहरीक तक गई, अब अदम एतमाद जो है उसका शोशा बीच में आ गया है। तो मैम ये चल क्या रहा है, ये जो अचानक मुलाकातें और ये सारा कुछ, क्या मतलब थक गए थे लोग बैठे बैठे, ज़रा उनका जिस्म खून गर्म हो जाए? देखिए वो एक पंजाबी में सेंग है, आनिया जानिया, वो आप फेमिलियर होंगे। तो वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त,
तो उससे पूछा जाता तो वो कहता है आनिया जानिया तो हो रही है ना, होए ना होए कुछ। तो वो बेचारे क्या करें, मतलब इनका बयानिया बिल्कुल दफन हो गया, आपस में इनकी फूट पड़ गई, केसेस इनके बिल्कुल इख्तिताम तक पहुंचे हुए हैं। जलसा ये अकेले कर नहीं सकते, अदम एतमाद ये कर नहीं सकते। तो वो एक कहते हैं पाकिस्तान डेड मूवमेंट PDM, वो अपने इख्तिताम से पहले वो कहते हैं ना लास्ट पूरा, तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए वाला हिसाब है। तो वो अभी तक भाग रहे हैं कि कहीं से कोई मिल जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो इन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान नीचे चला गया, पाकिस्तान राइज करके ऊपर आया है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि कमाल की इकोनॉमिक रिकवरी है कोरोना के बाद। ठीक है, मैं जरा रहना फोकस करना चाह रहा हूँ इसी पे बात पे, ये अपोजिशन उसकी उस पर, लेकिन ये देखने में आ रहा है पिछले कुछ दिनों से कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है उसमें भी कुछ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है। इत्तेहादी जमातों को अपना एक मौक़िफ़ है और उनका हक है कि वो मिले सबको। हम तो हमेशा वेलकम करते हैं, हमने उनके साथ राब्ते रखे हुए हैं। अभी भी आप देखें MQM ने डिनाई किया कि कोई ऐसी बात हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि जी हम तो कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हम तो उनके खिलाफ खड़े हैं। तो ये डंका ज्यादा बजाते हैं, ये ऑप्टिक्स ज्यादा है, इसमें सब्सटेंस नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि कल तो काफ लीग से आप लोगों का भी राब्ता था और वो कल इतलात ये हैं कि जी वो कुछ और लोगों से भी मिलना चाहते हैं, तो क्या आपने पूछा कि क्या वजह क्या है, क्या कोई मसाइल हैं ताकि उनको एड्रेस किया जा सके? देखिए ये हमने बिल्कुल हमारा जिससे मिलना चाहते हैं सब मिले, हमने हमेशा कहा, और जिस वर्दी से मिलना चाहते हैं वो जरूर मिले। हमारा तो उनसे अपने एक ताल्लुक, हम तो एक डेवलपमेंट का एजेंडा लेके बैठे हुए हैं, चाहे पंजाब हो, सेहत कार्ड है, एहसास राशन कार्ड है, मजदूर कार्ड है। हाँ, हम उनसे बिल्कुल राब्ते में हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए। जो फोर्सेस उनसे मिलना चाहती हैं जो कि पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली में मरगूब है, ये उनकी चॉइस है कि उनको मिले। अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, 4 बड़े जलसे शेड्यूल हो गए हैं, तो क्या ये समझा जाए कि PTI भी अब जो मैदान में आ गई है और मैदान की जो सियासत है, स्ट्रीट की जो सियासत है, उसकी जानिब जा रही है? ये तो कोई माहौल ऐसा लग रहा है जैसे कोई इलेक्शन का सा माहौल बन रहा है। देखिए हमारा प्राइम मिनिस्टर हमेशा, आपको पता है कि हम आए ही पब्लिक सपोर्ट और पावर से। इतने बड़े जलसे हमने किए हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, जितने ज्यादा किए 2-2 दिन के नोटिस पे, ऑपोजिशन में भी बाद में भी। अब चूंकि लोकल बॉडीज भी आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा राब्ता दोबारा हो, क्योंकि अब माशाल्लाह हम वो जो क्लास है जो बहुत अफेक्टेड थी इन्फ्लेशन से, अब हम उनको सेहत कार्ड हर जगह प्राइम मिनिस्टर देंगे, एहसास राशन कार्ड देंगे, मजदूर कार्ड देंगे, किसान कार्ड देंगे, और उनसे उनकी बात सुनेंगे और उनसे अपनी बात करेंगे, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान की डेवलपमेंट का। चले, बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा हमसे बात कर रही थी। सलमान भाई, ये जो खिचड़ी पक रही है, और वो परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि खिचड़ी तो पक रही है लेकिन अब देखते हैं कि सामान किचन में ही रह जाएगा या पकेगी भी, तो ये ख्वाहिश तो बहुत अरसे से, पहले दिन से चल रही है कि किसी तरह ऐसी खिचड़ी पक जाए जो आपके मन भाता हो खाने की। एक तो इसार साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दाद देनी होगी। उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों को ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, क्योंकि उनको एक एजेंडा चाहिए था ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, अपनी पॉलिटिकल पोजीशन के लिए। उन्होंने कहा जी आपने हुकूमत गिरानी है, और वो 3.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है वो हुकूमत गिराने के लिए ना मुसलसल हमले कर रहे हैं। आपको याद होगा पहले दिन फजलुर रहमान ने अपोजिशन को पैगाम दिया कि इस असम्बली से जाके इस्तीफ़े दें और इस असम्बली से हलफ ही ना लें, ताकि फौरी तौर पे जब 100-150 लोग इस्तीफ़े देंगे या हलफ नहीं उठाएंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा। वहाँ से खेल शुरू होता है। फिर उसके बाद एक लॉन्ग मार्च, सोलो फ्लाइट फजलुर रहमान चलाते हैं, और दावा ये किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हमें हासिल है। और फिर अब भी ये दावा किया जाता है कि हमने किसी के कहने पे ये धरना ख़त्म किया था, और कहा गया था कि मार्च में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। 2 मार्च गुजर गए, वो धरना हुकूमत नहीं गई। उसके बाद जैसे आपने कहा कि इस्तीफ़ों की सियासत के ऊपर, फिर आपने कहा कि धरनों की सियासत के ऊपर,
फिर आपने कहा एहतजाजी तहरीक, यानी महंगाई जो बहुत बड़ा सीरियस इशू है जिस पे अपोजिशन सबसे ज़्यादा वावेला मचाती है, उस पर 1000 से ज़्यादा लोगों का इज्तिमा कहीं नहीं हो सका। अच्छा, फिर अब आ गए एक और ट्रक की बत्ती के पीछे कि हमने तहरीक एतमाद पेश करनी है। पहले ये तो तय कर लें, और देखिए कैसे कैसे शगुफे जो है ना मीडिया ब्रिगेड छोड़ता है कि जनाब राजा परवेज़ अशरफ होंगे वज़ीर आज़म और परवेज़ इलाही साहब होंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब। यानी आप लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून इतनी चूची है कि वो अपनी पॉलिटिक्स जो है उठा के चौधरी परवेज़ इलाही को देंगे और वो आके पंजाब में डोमिनेट कर जाए और उधर से पीपल्स पार्टी इंजॉय करे। ठीक है, PMLN को तो ये कबूल ही नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि किसी सूरत में पंजाब के अंदर तब्दीली PMLN को सूट ही नहीं करती, क्योंकि अगर तब्दीली होगी तो हमजा शहबाज ने तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, वो तो बनेंगे परवेज़ इलाही बनेंगे या कोई और बनेगा, तो इसलिए वो खेल तो उनको सूट ही नहीं करता। अच्छा, फिर आप ये देखिए स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ 2 दफ़ा उन्होंने अटेम्प्ट की, दोनों दफ़ा वो नाकाम हुए। अब खाकान अब्बासी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर हम ये चल नहीं सकते। मैंने और शफीक अवान ने जब लास्ट PDM का इजलास हुआ था तो कहा था कि अख्तर मैंगल ने पूछा कि पहले ये बताओ कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर ये क्यों एक सियासी शगुफे छोड़ते हैं। असल में बात यह है, मैं पहले भी बार बार कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे अच्छे कार्ड खेल रही है अपोजिशन में, PMLN के मुकाबले में और JUI के मुकाबले, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने खुद अपोजिशन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और अपना एजेंडा डोमिनेट करके वो इन दोनों जमातों को इस्तेमाल कर रही है। देखिए 27 तारीख को उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च ऐलान किया था और वो जाके शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? इसलिए कि उनकी तहरीक को कमज़ोर करना है। वो जो 23 मार्च वाला है ना, और कह दिया है बिलावल साहब ने कोई धरना नहीं होगा, कोई वहाँ ज़्यादा स्टे नहीं होगा, हम तो पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते हैं। और नीचे इन हाउस तब्दीली के लिए उनके पास नंबर्स उनके पास पूरे नहीं है। अब आप देखिए बड़े वाज़े तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही ने भी कह दिया, MQM ने भी कह दिया कि हम किसी ऐसे एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आज तो कामल अली आगा ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट अभी हुकूमत के साथ खड़ी है, तो अगर कभी वो साथ छोड़ेगी तो फिर हम देखेंगे। यानी उनको भी पता है कि यहाँ कोई तब्दीली नहीं आने वाली। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये जो मुहिम जोई हो रही है ये सिर्फ अपनी अपनी सियासी पोजीशन को री अरेंज और री मेंटेन करने की पॉलिटिक्स है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं निकलना। और सिवाय नाकामी के इसके तहरीक एतमाद में भी सिवाय नाकामी के कुछ नहीं मिलेगा, कोई इतफाक नहीं हो सकेगा। इसलिए ये जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जो आप ये करना चाहते हैं ना हुकूमत गिराना, ये हुकूमत गिराना इस अपोजिशन की सलाहियत ही नहीं है। और हमने कई अदारिये और कॉलम भी डिस्कस किए हैं बहुत से लोगों ने, उन्होंने कहा है कि जनाब इस अपोजिशन पे तो सूरह अपना फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो दमखमी नहीं है जो हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज दे सके। खालिद साहब, पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर सबको अपने पीछे लगा लिया जैसे सलमान कह रहे हैं, या सब सियासी जमातें जो हैं वो जाहिर है थोड़ी सी एक्टिविटी जनरेट करना चाह रही थी? देखिए सलमान बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन को कोई जो इशारा है वो अभी तक किसी तरफ से नहीं आया। और आसिफ अली जरदारी ने नून लीग की लीडरशिप को और अपोजिशन की लीडरशिप को कायल किया है कि अगर हमें इशारा नहीं भी आता लेकिन हमें चांस लेना चाहिए, और इस चांस के ज़रिए जो है हमें राब्ते करने चाहिए, और जब राब्तों की सियासत होगी तो उसके अंदर जो है वो कोई रास्ता जो है अब वो निकलेगा। असल में आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो का जो लॉन्ग मार्च है 27 फरवरी का, और ये तवील तरीन पाकिस्तान की तारीख का लॉन्ग मार्च है, ये लॉन्ग मार्च नहीं, ये इलेक्शन कैंपेन है। उसके लिए आसिफ अली जरदारी फ़ज़ा जो है वो बना रहे हैं, और उसमें उनका जो शफीक साहब हदफ है वो हदफ नून लीग का जो गढ़ है सेंट्रल पंजाब GT रोड, उस पर जो है वो 7 इस लॉन्ग मार्च के दौरान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है इस GT रोड के ऊपर लॉन्ग मार्च के दौरान 7 मकामात पर जो है वो बड़े इंतखाबी जलसे करना चाह रही है। और ये जो सिंध से लोग लाकर पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन जो है ये आसिफ अली जरदारी चलाने का जो है वो मंसूबा बना रहे हैं। उसी तरह जिस तरह ज़िमनी जो 2 इंतखाबात हुए थे वहाँ आपने देखा कि सिंध के कितने बासर लोग अरकान असम्बली और वज़रा जो हैं वहाँ आकर इलेक्शन लड़ रहे थे, और उसी तर्ज पर अब सिंध से काफ़िला आएगा, 25 से 30 हज़ार लोग आएंगे, और फिर उन्हीं की बुनियाद पर यहाँ पर GT रोड पर जो है वो जलसे किए जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है
कि जिससे कोई इत्तेहादी जमातों ने भी उन्हें हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें हुई हैं, लेकिन किसी जमात ने कोई उनको जो है अब वो यकीन दहानी नहीं करवाई, क्योंकि अभी तक तो अपोजिशन का अपना जो एजेंडा है अब वो वाजे नहीं है। हाँ, इसमें हमारे को साफी ज़रात जिस तरह नजम सेठी साहब हैं, वो तो अपोजिशन के एजेंडे से भी आगे तेज रफ्तारी से चल रहे हैं, उन्हें भी ब्रेकें लगानी चाहिए। राना साहब, क्या सियासत में कोई अखलाकियात नहीं होती? अब आप किसी के साथ अलाई हैं और किसके साथ आप 3 साल 3.5 साल से आप हुकूमत में हैं, और अचानक आप को जो है अपना आपको किबला तब्दील करने की आवाज़ें आने लगती हैं। कुछ सियासत में अखलाकियात भी होती है कि बस सब ठीक है? देखिए सलमान साहब, शफीक साहब, ये हम प्रोग्राम करते हैं ना, हम चारों स्टेक होल्डर हैं। इस प्रोग्राम की कामयाबी और इस प्रोग्राम की नाकामी के हम चारों जिम्मेदार। बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई कहीं पे कोई गड़बड़ हो जाए तो आप कहें जी सारा ना, क्योंकि तुम मॉडरेटर हो, तुम होस्ट करते हो तो तुम जिम्मेदार। भाई हम वी आर आल स्टेक होल्डर। इसी तरह जो अलाई होते हैं वो भी स्टेक होल्डर होते हैं हुकूमत के। तो ये ऐसे नहीं होता कि जब कभी कोई ट्रबल थोड़ी सी हो तो वो परिंदों की तरह उड़ना शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ, कुछ जमातों के डीएनए में अपोजिशन नहीं होती। वो बिल्कुल जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे कुछ जमातें इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकती। दूसरी चीज़ ये एक दिलचस्प, एक फिल्म में ना सुल्तान राय साहब हीरो थे, तो अंजुमन उनसे कोई रास्ता पूछती हैं, तो सुल्तान राय साहब अपने मखसूस स्टाइल में कहते हैं कि नकदी सीधी चली जा कुड़िए। तो नन्ना वहाँ खड़े होते कहते यदि नकदी सीधी ना जाए अथी चक्कर काट दी रहेंगी। तो ये जो अपोजिशन की सियासत है सुल्तान राय साहब की, नाक की सीध है, ये यही घूमती रहेगी। और मैं आपको लिख के दे दूँ, इन्हीं तनख्वाहों पे काम करेंगे ये लोग, इसी पुरानी तनख्वाहों पे रहेंगे। और वो कहते हैं ट्राई अगेन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्राई अगेन इतनी ना करें कि लोग आपको बेवकूफ़ ही समझना शुरू कर दें कि ये काम हो ही नहीं सकता, तो आप मुसलसल कर रहे हैं। सो जो आप कह रहे हैं ना इखलाकियात की बात, यार अभी 2 दिन पहले तो जरदारी साहब कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हम आपके पीछे क्यों चले, आपका तो जीना मरना ही पाकिस्तान में नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही तो बिलावल भुट्टो ने जब नून लीग से मुंह फेरा है तो कितना सख्त बयान दिया था मरियम के लिए कि जी ये तो उन लोगों को पूछें जो कमंद माँ लगा के आते हैं और वो पैसे की चमक से आते हैं। ये तो बिलावल साहब ने कहा था। तो ये मैं हैरान होता हूँ कि जब एक दूसरे के सामने बैठते हैं, जब मुलाकात हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने जब ऐसे किया तो सरदार साहब थोड़ा सा पीछे हुए, उन्हें शायद याद आ गया कि ये मैंने कहा था मैं गिरेबान में हाथ डाल के घसीटूंगा, वो डर गए, उन्होंने कहा शायद ये कुछ ऐसे ही काम करने लगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ सर कि ये सारी बातें सिर्फ आनियाँ जानियाँ, कुछ नहीं होना। उसकी रीज़न ये है कि ये मार्च के बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे, रमज़ान के बाद बल्दियाती इंतखाबात शुरू हो जाएंगे। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इसमें हाँ MQM काफ लीग जो हैं वो ज़रा थोड़ा खुश हो जाते। ईद आती है, बच्चों को नए कपड़े पहनते हैं, ईदियाँ मिलती हैं, ज़रा उनका मूड बनता है। तो ये इस तरह की बात है। अदरवाइज़ अल्लाह का शुक्र, शाहिद खाकान अब्बासी ने तो खुद कल कह दिया कि जनाब आपको मतलूबा सहूलत ही मैसर नहीं है, आप कहाँ से अदम एतमाद लाएंगे, आप तो सेनेट के अंदर अपनी पोजीशन बचाने में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन राणा साहब ये दाद दें आसिफ अली जरदारी को, किस तरह नून लीग को वो अपने पीछे बार बार लगा लेते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो PDM इस्तीफा शफीक साहब टूटा था, ये आसिफ अली जरदारी ने तोड़ा था। PDM को उन्होंने नहीं, पीपल्स पार्टी को नहीं निकाला, वो PDM को आसिफ जरदारी ने जो है वो तोड़ा था। आसिफ जरदारी को यकीन है कि नून लीग अब भी जब इक़्तिदार में आएगी उनके खिलाफ मुकदमा जरूर बनेगी। अच्छा जी, मुझे बताएं, खान साहब ने ऐलान कर दिया है अपने जलसों के शेड्यूल का, आज फैसलाबाद जा रहे हैं, वहाँ पे वो सेहत कार्ड भी बांटेंगे। ये एक अचानक PTI और इमरान खान साहब ने ये क्यों फैसला किया कि जी हम बाहर निकलते हैं? देखिए, अवाम चाहते हैं कि उनकी लीडरशिप उनके सामने आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें पहले हम बात कर चुके हैं, सारी ये चीज़ें वो लेकिन अवाम को लूर करने के लिए, अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए वो चाहते हैं मेरे लीडर मेरे सामने हो, मैं सुनूं उसको। क्योंकि ये बहुत कम मौका आता है, प्रेस को आता है या कुछ मखसूस लोगों को आता है जो जब प्राइम मिनिस्टर जहाँ होते हैं या तकरीर करते जाते हैं उनकी सुने और उनसे बात करें। लेकिन जब आपका वर्कर है ना, वर्कर चाहता है कि मेरे लीडर मेरे सामने खड़ा हो, मुझसे बात करे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, बीबी शहीद को देख लें,
तो ये वर्कर की डिमांड होती है। जब आपका लीडर वर्कर से बड़ा रास्त रब्ता करता है ना, तो उनका जोश वजह और ही होता है। और अभी तक ये एक तरफा फिल्म चल, वन वे ट्रैफिक चल रही थी, PDM के जलसे और जमात इस्लामी के जलसे, फलां के जलसे, PSP के जलसे, ये जलसे वो जलसे, ये इनकी आनियाँ जानियाँ। अब ये मेरे ख्याल देर कर दी है अपना PTI ने, लेकिन चलो देर है दुरुस्त। अब ये इलेक्शन तक ये टेम्पो रखें। ये तो भी 4 जलसे कर रहे हैं ना, तो वक्फे के साथ ये इस अपनी जो इमरान खान साहब के जलसे इसको एक्सपेंड करे इलेक्शन तक, जब तक अगला इलेक्शन अनाउंस नहीं होता, ताकि लोगों से इनका बराह रास्त रब्ता हो, लोगों से इंटरेक्शन हो इनका। क्योंकि जब लोगों का इंटरेक्शन होगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपना लोगों की गलती में दूर होती हैं। मैंने पहले कहा मीडिया पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ब्रीफिंग में या तकरीरों में तो आप करते हैं, लेकिन जो बात आपके साथ लाखों का मजमा हो, आपके वर्कर चार्ज हों, जो बात वो लीडर वहाँ करता है ना, जो वहाँ सुननी चाहिए, जो उसका असर होता है वो और ही बात होती है। तो मेरा ख्याल, मैं तो ये कहूँगा कि इसको आगे यहाँ तक ना रोकें, 4 शहरों तक इसको एक्सपेंड करें पूरे पाकिस्तान में और ले जाएं इसको अगले इलेक्शन तक। अगर अपोजिशन जो है 3.5 साल से एक इलेक्शन कैंपेन कर रही है, आपको याद है शुरू के प्रोग्राम मैंने कहा था कि ये 3.5 साल इलेक्शन कैंपेन करेंगे ये। तो अगर अपोजिशन इसको इलेक्शन कैंपेन बना रही, तो खान साहब से तो ये तो बाएं हाथ का खेल है उनका, मीडिया और अवाम से रब्ता, मीडिया ने अवाम से रब्ता, तो बाएं का खेल है। कितने बड़े जलसे किए। तो मैं ये कहूँगा इसको एक्सपेंड करें वक्फे से हर 3 माह बाद, और पूरे मुल्क में जलसे करें, ताकि पता चल जाए लोगों को कि वन वे ट्रैफिक नहीं है, अवाम उनके साथ हैं। अब वन वे सब कुछ जा रहा है, मीडिया भी कवरेज देता है, अपोजिशन ने ये जलसा किया, फजल रहमान ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, फलाने इतने लोग आ गए। तो मेरा ख्याल है अब उनको ना मुकाबले में कोई मिलेगा। बिल्कुल, जब मुकाबले में सामने आएंगे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अवाम किसके साथ है, ये अवाम कहते हैं ना, अवाम उनके साथ है। जब एक बार खान साहब बाहर मैदान में आ गए तो लग पता जाएगा। ठीक है, खान साहब मैदान में आ गए तो लग पता जाएगा। और शफीक का कहना यह है कि इस कैंपेन को रुकना नहीं चाहिए, बल्कि जारी रहना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कैंपेन जो है ना, इस वक्त नेशनल इलेक्शन से ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का जो मोमेंटम है ना, उसको बिल्ड करना चाहती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त अपोजिशन का एजेंडा है हुकूमत मुखालिफ, उसको डिफ्यूज भी करना है। ठीक है। और तीसरा यह कि जो हुकूमत की अचीवमेंट है उसको प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त आवाम के पास लेके जाना चाहते हैं। एक बात। ठीक है। अच्छा, और ये स्ट्रेटजी ये होती है कि अगर हुकूमत डिफेंसिव हो जाए तो अपोजिशन एक और तगड़े अंदाज से ना वो आपके ऊपर हावी होती है। और जब अपोजिशन के चैलेंज को कबूल करके हुकूमत मैदान में उतरती है तो आप अमली तौर पर उसको फिर डिफ्यूज करते हैं अपनी पावर के साथ। और ये बात याद रखिए, इमरान खान आज तो हुकूमत में है ना, हुकूमत में तो वैसे भी लोग बड़े बड़े जलसे कर लेते हैं, लेकिन इस अपोजिशन के अंदर भी एक एक दिन के नोटिस पे इमरान खान ने लोगों का लाखों का इज्तिमा अटेंड किया हुआ। इसलिए ये एक जवाबी वार है। और उन्होंने कहा कि आप करें अपने तरीके में तमाद, आप लाएं, मुझे बाहर निकालें, मैं अवाम में जा रहा हूँ और अपना मुकदमा अवाम में पेश करूँगा। और जैसे कल इन्होंने कहा था कि बुनियादी एजेंडा ये कि इस वक्त जो कि सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आपको याद है ना, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि याद रखिएगा, पहली तकरीर में उन्होंने कहा था कि जनाब याद रखिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारे एक होते जाएंगे, क्योंकि सबका एजेंडा जो है वो एक है, किसी तरीके से हमें बचा लिया जाए। अब भी इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है वो ये हो रही है कि हमें निकाला जाए इस क्राइसिस से, और चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से निकला जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई कुछ हो जाए, हम निकलें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो PTI की स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी की एक बड़ी वजह KPK का पहले मरले का इलेक्शन बना, जहाँ उनको लगा कि हमने ज़रा एक कैजुअल तरीके से डील करने की कोशिश की तो उसका नतीजा हमारे खिलाफ आया। तो अब आप देखिए कि उसके बाद से पार्टी की तंजीम साजी हो रही है, उसके बाद से अब आप देखिए हुकूमत एक हेल्थ कार्ड को एक बड़े जिसे कहते हैं हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है अपनी कैंपेन में। और तीसरे नंबर पर अपोजिशन की सियासत को का जो असर है उसको जाहिल करना जो है उसके एजेंडे का हिस्सा है। तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे, अपोजिशन की पॉलिटिक्स सड़कों से निकल के दोबारा पार्लियामान के अंदर जाएगी। बिल्कुल, ड्राइंग रूम में चली जाएगी। ड्राइंग रूम में तो जारी है ना, जैसे शफीक कह रहे हैं PDM का एक और इजलास ड्राइंग रूम में हो रहा है और कह रहे हैं ये हंगामी इजलास है। इस हंगामी इजलास से क्या मतलब, तो लोग उड़ते हुए पहुंचते हैं, क्या होता है? राणा साहब, पहले तो मैं ये इस हवाले से बात करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो सियासी मैदान में खुद उतर रहे हैं, इसमें देखें कि 2 बड़े उनके हदाफ हैं। सबसे बड़ा हदफ ये है कि अपोजिशन रहनुमाओं की जो करप्शन है उसको बेनकाब करना है, और दूसरा जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, आप देखें कि ये 2 पहले जो जलसे हैं शकरगढ़ में और मंडी बहाउद्दीन में, ये उन इलाकों में जलसे किए जा रहे हैं जहां पर बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। और इसके बाद 2 जलसे जो हैं वो मुजफ्फरगढ़ और शफीक साहब मुल्तान के अंदर, वहां पर भी बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। और दूसरा ये जो PDM की बात आपने की सर
कि पीडीएम के 1 साल से तसलसल के साथ जब से लॉन्ग मार्च का फैसला वापस लिया गया और पीडीएम जो है वो टूट गया और पीपल्स पार्टी एएनपी बाहर निकल गई, उससे लेकर आज तक पीडीएम के हर माह जो हैं वो तसलसल के साथ जो हैं वो हम इजलास तो देख रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट इन अजलासों का जो है वो 1 साल के दौरान हमें नज़र नहीं आता। और अब भी जिस तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के अंदर है, जिसका इजहार शहबाज शरीफ साहब ने खुद मीडिया टॉक में किया कि हमारी पार्टी के अंदर 2 किस्म की आरा है, 2 सोचें हैं, और कल शाहिद खान अब्बासी ने भी ये बात कर दी, तो यही 2 सोचें लेकर फिर नून लीग जो है वो पीडीएम में जाती है, और जिसकी बुनियाद पर फिर कोई फैसला ही जो है वो पीडीएम नहीं करता, क्योंकि फैसला तो पीडीएम में जो बड़ी जमात है नून लीग, उसने डिक्टेट करना है। तो जब नून लीग ही क्लियर नहीं, उसके अंदर ही शफीक साहब क्लैरिटी नहीं, तो फिर पीडीएम में फैसला क्या होगा? वाह वाह जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात, एंडिंग बहुत अच्छी की है। अच्छा सर देखें, वो कहते हैं ना इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हाँ। यानी इन्होंने कहा कि जो अपोजिशन की जो इस वक्त परेशान है वो अपने अंदर के मसाइल की वजह से परेशान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, हम बात कर रहे थे अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से। शफीक साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या आसिफ जरदारी के नाम पे लोग जलसे में आ सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ के नाम पे लोग जलसे में आ सकते हैं? क्या बिलावल भुट्टो के नाम पे जलसे में लोग आ सकते हैं? क्या फजलुर रहमान के नाम पे लोग जलसे में आ सकते हैं? अगर पाकिस्तान में कोई एक बंदा है जिसके नाम पे आज भी मीनार पाकिस्तान भर सकता है, आज भी पिंडी का वो भर सकता है, लियाकत बाग भर सकता है, तो उसका नाम सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान ये जलसों से में निकले, मैं तो बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं, जो माफियाज हैं, इमरान खान को अवाम से दूर करते हैं, अवाम को में जाने नहीं देते। इमरान खान अवाम में जाएं, क्योंकि इमरान खान की जड़ें अवाम में हैं। अवाम जो है वो इमरान खान को अपना लीडर समझती है, और ये जो गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, जो कन्फ्यूजन हुकूमत के हवाले से फैलाई जाती हैं, आप देखिएगा इमरान खान जिस दिन मैदान में आ गए, जिस दिन मैदान में आके उन्होंने 2 बड़े जलसे कर दिए, ये छोटे छोटे जो समझते हैं ना कि वो टटीरियाँ जो कहते हैं कि हमने आसमान सर पे उठाया हुआ, उन्हें अपनी औकात, अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। वाहिद इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर जिसे अवामी लीडर कहा जाए वो इमरान खान है। बाकी तो आप 25,000 दादू से इकट्ठे कर लें लोग, और 30,000 आप 7 से ले आएँ और वो मिला के एक काफिला बना लें तो बना लें, लेकिन इमरान खान जब जलसों के अंदर निकलेगा, अवाम के साथ बराह रास्त बात करेगा, बहुत ज़रूरी है। वर्कर जो हैं वो इस हवाले से लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं कि हमने क्या बयानिया लेना है, और जब इमरान खान एक बयानिया लेके आएगा तो आप फ़र्क देखिएगा कि कितना पड़ता है। जी एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं। खालिद क्यूम साहब ने जो बातें की हैं पीडीएम के हवाले से, अभी हमने ब्रेक में भी इस पर गौर करना है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वो जानते हैं कि पटरियों की कसरत मईशत को मुस्तहकम करती है, और ये मुसलमानों के इत्तेहाद और मजबूती की भी ज़ामिन है। पाया तख्त की आजादी के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आजादी होती है। हकीकी मायनों में आजादी तब मिलती है जब मौत का परवाना आता है। फूफी जान, इस महल से बाहर निकलने की आजादी ख्वाब बन गई है। कौन टाल सकता है किस्मत का लिखा? जिसने अपना वतन ओहदे या जन के लिए बेच दिया, वो जान ले कि उनकी गद्दारी की दास्तान उनकी कब्र पे नक्श की जाएगी। हमारे लोग फुरात की बरकतों से फैजियाब होंगे। इस नक्शे की एक नकल तहसीन पाशा के सुपुर्द कर दी। सुल्तान मौसम अपनी ज़ौजा से ज्यादा बहन की बात को तरजीह देते हैं। हर वक्त इनके जहन में कोई न कोई साजिश पल रही होती है। रियासती मामलात में मुदाखलत करके सरजनिश का सामना किया है हमने। बहुत जल्द एक नई जंग का सामना होगा। तहसीन पाशा, आपकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है पाशा। आला
जी वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जलसा जो शुरू करने लगे हैं, 4 उन्होंने जलसों का ऐलान किया है। टॉप ट्रेंड भी जो है ट्विटर का वो है अगला वज़ीर आज़म इमरान खान, और 50+ के ट्वीट्स हुए कल इस पे। और इस पे लोगों के जो ट्वीट थे वो यही थे कि पोजीशन जो मर्ज़ी करे, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी इमरान खान, और वो ही होंगे, और अवाम जिसके साथ है वही असल बादशाह होता है। अच्छा, जब मैंने ये प्रोग्राम को थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है क्योंकि मैं हबीब अकरम साहब हमारे दोस्त हैं और रोज़नामा दुनिया में कालम लिखते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम भी करते हैं। उनका एक कालम है बड़ा, उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, और मैं उसके कुछ जुज़ जो हैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। कहते हैं कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन में मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना रोल अदा किया। फिर उन्होंने कहा कि जी इस मीडिया ने पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, और ये नहीं भूलना चाहिए इमरान खान दुश्मनी में कि हमारे कौमी मुफादात भी कुछ हैं। और वो उनका क्या कहना है हबीब अकरम का कि ख़बर से ज़्यादा ख्वाहिशात पर मबनी तबसरे किए गए, और हुकूमत से ज़्यादा रियासत का मुफाद जो होता है वो अहम होता है। हबीब अकरम के तमाम पॉइंट वैलिड हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम जब मीडिया ब्रिगेड की बात करते हैं, मीडिया ब्रिगेड में वो लोग हैं जो मैं तो बगैर किसी लगी लिपेटी कहूँगा मुस्लिम लीग नून के फंडेड हैं। उनके हदायत आती है, उन पर ये बात करते हैं, उन पर प्रोग्राम करते हैं, उन पर कॉलम लिखते हैं। अब देखें ना, चाइना का विजिट इमरान खान ने क्यों किया, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों किया? हमारे लिए किया, पाकिस्तान के लिए किया, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया। लेकिन जो मीडिया ब्रिगेड है वो तो उनको ये तो बिल्कुल ये बात ही नहीं है कि पाकिस्तान की बेहतरी की कोई बात हो। जब इमरान खान साहब का धरना था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और सारा मीडिया ये चीख रहा था जी ये चाइना प्राइम मिनिस्टर ने आना, ये होना है। लेकिन उस वक्त वो जायज़ था, अब वो नाजायज़ हो गया। पहले अपने गिरबान में कोई झांक ली करे। फिर नजम सेठी की बात की खालिद साहब ने। नजम सेठी देखो, उसका मैंने पूरा क्लिप सुना, वो कह रहा है अगर ये हुआ तो वो होगा, अगर अदम एतमाद कामयाब होगी, अगर नाकाम होगी तो फिर धरना होगा, और अगर धरना नाकाम होगा। अरे अल्लाह के बंदो, अपनी सिमत दुरुस्त कर लो। अगर आप आकाओं को खुश करने के लिए आप पाकिस्तान को भूल गए और रियासत को भूल गए, ठीक है, इमरान खान की मुखालफत करो, PTI की मुखालफत करो, हुकूमत की मुखालफत करो, लेकिन रियासत पाकिस्तान की मुखालफत मत। बिल्कुल ठीक है। यानी आप जो एक बंदा आपके गया आपके मुल्क के लिए बेहतरी के लिए, माशी बेहतरी के लिए गया, उसको आप रिडिक्यूल कर रहे हो कि वो ये बेहतरी ना करे। क्यों? अगर वो पाकिस्तान की बेहतरी हो गई तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक। और मीडिया ब्रिगेड जो है, मेरा मीडिया उसको गटर ब्रिगेड करते हैं। मीडिया ब्रिगेड कर करके हमने उनको बहुत इज्जत दे दी है। मीडिया गटर जो है ना, गटर ये जो है ये इनका काम और मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को रिडिक्यूल करना है इमरान खान की दुश्मनी में। बिल्कुल। और उसकी दुश्मनी में रियासत और पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं, और इन्हें कुछ खुद सोचना चाहिए। हबीब अकरम साहब ने बड़ा अच्छा इनको पॉइंट आउट किया और एक उन्होंने एक्सपोज किया, और हमें भी ये करना चाहिए। और इनको खुद ख्याल होना चाहिए, ठीक है, मुखालफत करें आप, हुकूमत की करें, इमरान खान की करें, लेकिन रियासत पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मुखालफत ना करें। बिल्कुल ठीक है। ये खबर में जो ख्वाहिशात आप शामिल कर देते हैं तो क्या आप सहाफ़ती ज़मीर जो है उसे सुला देते हैं? देखिए, बात यह है कि हबीब अकरम ने जिन पॉइंट की निशानदेही की है, एक बुनियादी नुक्ता तो उन्होंने ये डेवलप किया है कि कोई एक इनफरादी तौर पे सहाफ़ी रियासत से बड़ा नहीं होता, हुकूमत से बड़ा नहीं होता, और उसके सामने उसका सच, चाहे वो लिखना हो और बोलना हो, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो रियासत के इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करता है। अब प्रॉब्लम भी आप सुनिए ज़रा, जब प्राइम मिनिस्टर चीन के दौरे पे गए तो मैंने ये सारा मीडिया ब्रिगेड जो है इनको वॉच कर रहा था। कोई कह रहा था जनाब तीसरे दर्जे की क़यादत ने उनका इस्तेकबाल किया, कोई कह रहा था कि जनाब वहाँ उनको ऑनलाइन सेशंस के लिए बैठा दिया गया है, किसी ने कहा कि जनाब चीनी वज़ीर आज़म ने इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया, किसी ने कहा कि सदर ने मिलने से इनकार कर दिया, किसी ने कहा कि ओलंपिक्स की जो तकरीब थी उसमें एक डब्बे के अंदर उनको कैद कर दिया, फिर किसी ने कहा कि जनाब यूटन से तो उन्होंने इफ्तिताह करवा लिया, इमरान खान को लिफ्ट ही नहीं कराई। और उन्होंने बड़ी सीरियस, यानी हर सतह पे उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन नाकाम हुआ है। और कहना क्या चाहते हैं, वज़ीर आज़म का दौरा चीन नहीं, पाकिस्तानी रियासत का दौरा चीन नाकाम हुआ। अब इस वक्त आपको पता है हम जिस रीजनल कॉन्टेक्स्ट में चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नए रीजनल ब्लॉक्स में जा रहे हैं, वहाँ हमारा जर्नलिस्ट अगर ख्वाहिश को बना के, और मैं ये फिर बताऊँ, ये कोई लाशौरी तौर पे नहीं हो रहा, ये एक शौरी तौर पर एक ख़ास सियासी जमात के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए, एक ख़ास सियासी ख़ानदान के लोगों को प्रमोट करने के लिए आप इस तरह की अनसर्टनिटी क्रिएट करें।
लोगों को एक मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए ये बात उजागर करें कि चीन इस वक्त पाकिस्तान के साथ नहीं है और ख़ासतौर पर इमरान खान को वो पसंद नहीं करता। आप इस तरह से उसको उजागर करें कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही सी पैक के हवाले से, और ये कहा जाए कि चीन बड़ा सख्त नाराज़ है सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में, फिर ये कहा जाए कि चीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है उससे ज़्यादा खुश नहीं है, और कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई। खालिद साहब ने परसों बताया कि किस किस्म के हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये सारी बातें वो भूल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हबीब अकरम ने बुनियादी तौर पर एक आईना दिखाया है पाकिस्तान के उन जर्नलिस्टों को जो सहाफत से ज़्यादा सियासत कर रहे हैं और जो सहाफत के नाम पर एक ख़ास जमात के तर्जुमान बनकर पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाने के खेल का हिस्सा बने हुए हैं। खाली क्यों, क्या सहाफ़ी की और ख़ास करके पाकिस्तानी सहाफ़ी की कोई कौमी जिम्मेदारी नहीं है, या वो सिर्फ अंधा हो जाता है अपने छोटे छोटे मुफादात में और पाकिस्तान के मुफाद को ज़िक्र पहुँचाता है? देखिए राणा साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया ब्रिगेड है, इसने जो है नून लीग के मफादात को देखने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है पाकिस्तान का जो कौमी मफाद है उसको भी नहीं छोड़ा। और उसमें ये देखिए कि नून लीग के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में सी पैक के जो मनसूबा जहाज शफीक साहब शुरू किए गए थे वो कर्ज़ों पर शुरू किए गए थे, और आज हम कर्ज़ों के जिस तरह फंसे हुए हैं और जो अदायगियाँ कर रहे हैं, अब वो नून लीग के दौर में जो कर्जा जात थे, जो मनसूबा जात थे, वो कर्ज़ों के जरिए थे। सही। और ये किसी मीडिया ब्रिगेड के किसी फर्द ने ये बात नहीं करने की जरूरत नहीं की कि देखिए कि इमरान खान के दौर में जब फेज़ 2 शुरू हुआ है, अब तो कर्जों की बजाय जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, सरमायाकारी आ रही है। और इस दौरे में मैं आपको बताऊं राणा साहब, 15 से शफीक साहब 20 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो जो चाइनीज सरमायाकार हैं और चीनी हुकूमत है उसने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर जो है बल्कि 21 के करीब जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं अब वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की जो है अब बात की है, यकीन दहानी करवाई है। तो हमारे जो ये मीडिया ब्रिगेड वाले हैं, नून लीग के मीडिया ब्रिगेड के हमारे साथी, हमारे दोस्त हैं, उनको चाहिए कि वो नून लीग की मोहब्बत में जो कुछ करना चाहते हैं करें, लेकिन पाकिस्तान के मफाद को भी जो है सामने रखें। और उन्होंने सी पैक को भी जो है वो माफ़ नहीं किया ज़द पंचाने में। बिल्कुल ऐसे ही। साहब ये बताइए, 2 दिन पहले मुझे शफीक अवान ने एक वीडियो भिजवाई अनीक नाजी की, और जो दौरा चीन के बारे में जो लबो लहजा उनका था, और फिर जो नजम सेठी साहब जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, मतलब आपको लगता नहीं है कि ये लोग कहीं बिल्कुल एक या तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं? और वो हमारे दोस्त अदनान आदिल साहब है ना, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की ये 5 साल हुकूमत रह गई ना तो इनमें से बहुत से लोगों को ना अपना साइकोलॉजी की जरूरत होगी। आप क्या समझते हैं, ये क्या एजेंडा क्या? देखें जी, बहुत सारे जो एंकर्स हैं ना, जैसे नजम सेठी साहब ही हैं, जैसे गरीदा फारूकी हैं, आसमा शिराजी हैं, ये लोग हो गए हैं सियासी जमातों के तर्जुमान। बिल्कुल ठीक है। सहाफ़ी बेशक हम गैर जानिबदार नहीं रह सकते, हमारा नेचुरल अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया, लेकिन जब सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती इक़दार से हट जाता है और हट के वो सियासी जमातों के एजेंडों का तर्जुमान बन जाता है तो वो सहाफ़ी नहीं रहता। अब नजम सेठी साहब जिस तरह पिछले 3 साल 3.5 साल से हुकूमत जाने, इमरान चला गया, फ़ौज ने नवाज शरीफ को कहा कि आप आ जाएं, आके बैठ जाएं, मिन्नतें की कि आप आ जाएं। मैं पर्सनली जानता हूं कि उनकी चिड़िया जिस चिड़े से इंफॉर्मेशन लेती है ना, वो चिड़ा भी मेरा भी दोस्त है। तो वो चिड़ा नजम सेठी साहब को इंफॉर्मेशन की जगह ख्वाब दे देता है और वो ख्वाब लेके वो उसको के गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो अभी हम तीनों ने भी किया, कि क्या इमरान खान चीन में बतौर इमरान खान गए थे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या उनके साथ जो वफद था वो उनमें शाह महमूद कुरैशी हों, फवाद चौधरी साहब हों, क्या वो इंडिविजुअल शक्ल में गए थे? वो यार वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के तर्जुमान के तौर पे गए थे। हमें इतना तो सोचना चाहिए कि अंदर की लड़ाइयाँ अंदर रखें, बाहर तो कम से कम। सॉरी, मैं एक छोटा सा वाकया, अब अख्तर रसूल साहब को हॉकी टीम का हिस्सा नहीं थे, मुखालफत थी उनकी, पाकिस्तान बार्सिलोना ओलंपिक था या शायद कौन सा, तो फाइनल था, ये क्राउड में बैठे थे। तो जब मैच क्रिटिकल हुआ ना, तो अख्तर रसूल ने छलांग मारी और वो सब कुछ टपते हुए ना, वो जहां कोचेज नहीं थे उनके पास चले गए और चीखना शुरू हो गए, ओ ऐसे करो, ये करो, ये करो। मैंने बाद में उनसे कहा, अख्तर रसूल साहब आप तो हिस्सा नहीं थे टीम का,
तो उन्होंने कहा कि मैं टीम का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन मेरा पाकिस्तान तो खेल रहा था। बहुत अच्छी बात। ठीक है ना, पाकिस्तान तो हम सबका है ना यार, हमें पाकिस्तान का तो ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, एक बड़ी दिल को जोश दिलाने वाली एक छोटी सी वीडियो पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखें कि एक मामूली सी आवाज़ दुनिया की कितनी बड़ी ताकतवर आवाज़ बन सकती है अगर उसके अंदर जज्बा और ईमान मौजूद हो। देखिएगा कि इंडिया की एक लड़की मुस्कान ने क्या किया। ये थी हमारी मुस्कान। हमारी मुस्कान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुस्कान मुस्लिम गैरत का एक निशान है, मुस्लिम बहादुरी का एक निशान है। इस मुस्कान ने ये बताया कि अगर आपके अंदर ईमान का जज्बा है तो 100 कुत्ते भी आपके इर्द गिर्द खड़े हों तो आपको नहीं डरा सकते। इस छोटी सी बच्ची ने, एक कमज़ोर सी धानी सी धानपान सी लड़की ने इतने लोगों के अंदर जिस बहादुरी, जिस अज़्म का मुजाहरा कि ये अल्लाह अकबर, एक अल्लाह अकबर जो है आज पूरी इंडिया के अंदर गूंज रहा है। आज मोदी की हुकूमत इस बच्ची के अल्लाह अकबर की वजह से हिल गई है। पूरी दुनिया के अंदर ये अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो रही है। हम मुस्कान को सलाम पेश करते हैं। और दी न्यूज़ का जो इदारिया है वो भी आज इसी में है कि जो सेकुलर भारत है इसने, हिंदुत्ववादियों ने इसका तो बेड़ा गर्क कर दिया। एक और ख़बर मैं आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया की 1/3 आबादी जो है जो गुर्बत से नीचे रहती है वो भारत में रहती है। ये रोशन भारत है और इस रोशन भारत के मुँह पे कल मुस्कान ने जिस तरह थप्पड़ मारा है और अल्लाह अकबर कह के जिस तरह उसने एक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, बहुत बड़ी बात है। मुस्कान, हम आपको, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे और हम तमाम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ कलमा तैयबा का गूंज है उसमें अल्लाह अकबर तुम्हारा जो है वो हमेशा याद रहेगा। इतनी बहादुरी का अल्लाह अकबर तो उसी तरह ही है जैसे जाबिर दरबारों के अंदर किसी दौर में अब मुस्लिम ख़वातीन ने बुलंद किया था। सलूट टू यू। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।